नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। हु वाज कंसीडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में कि पुराने समय में फॉरेनर किसको कहते थे, यानी विदेशी। आज के समय में किसको कहते हैं? इन द पास्ट अ फॉरेनर इज रेफर्ड एज पर्सन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्टन सोसाइटी। वो एक छोटी सी जो अपनी सोसाइटी जिनको वो लोगों को जानते थे, उनके अलावा जो भी नया इंसान आता था वो उनके लिए फॉरेनर होता था। कल्चर और वी कैन से एज एन आउटसाइडर, जो उनके कल्चर को नहीं मिलता था उसे आउटसाइडर ही मानते थे। फॉर एग्जाम्पल, अ सिटी ड्वेलर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, बट नॉट द टू पीजेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन लिविंग इन द सेम विलेज वर फॉरेनर टू ईच अदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि एक शहर का नागरिक जो होता था, किसी भी आदिवासी वो फॉरेनर मानेगा क्योंकि उनका आदिवासी के रहने में और सिटी डेवलपर में फ़र्क रहेगा। वो आपस में नहीं जानते एक दूसरे को। लेकिन दूसरी साइड में अगर एक विलेज में दो किसान हैं, चाहे उनकी जाति धर्म अलग हो, लेकिन वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं मानते क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। चैप्टर में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब ये झूठ है, फॉल्स है ये। द मराठाज एजर्टेड देयर पोलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये है क्योंकि हमने पढ़ा था, तो ये ट्रू हुआ। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट। जैसे ही खेती बाड़ी के लिए ज़मीन का बढ़ाना शुरू कर दिया लोगों ने, तो वहाँ से जंगल में रहने वाले आदिवासियों को निकाल दिया जाता था। ये सही है, ये ट्रू है। सुल्तान गियाजुद्दीन बलबन कंट्रोल असम, मणिपुर एंड कश्मीर। हमने चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं करते थे, इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स। आर्चिव्स आर प्लेसेस वेयर ब्लैंक आर केफ्ट। आर्चिव्स क्या होते थे? चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये वो जगह होती हैं जहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स हों या कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं। ब्लैंक वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। कौन था? आमिर खुसरो। ठीक है, ब्लैंक एंड ब्लैंक वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमने पढ़ा था ना, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये सब नई फसलें थी जो हमारे देश में बाहर के लोगों के आने के साथ साथ आई। लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। कुछ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए वो मेडिवल इंडिया में। मेडिवल पीरियड वाज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये वो समय माना जाता है जहाँ अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति सब और प्रौद्योगिकी में बदलाव आए, टेक्नोलॉजी में बदलाव आए। सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विच ऑकर्ड इन द पीरियड आर। कुछ टेक्नोलॉजिकल जो बदलाव आए वो क्या हैं? फॉर इरीगेशन पीपल स्टार्टेड यूजिंग द पर्शियन व्हील। अब सिंचाई के लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे? पर्शियन व्हील का इस्तेमाल करते थे। द स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग एंड फायर आर्म्स फॉर कम्बैट। तो ये नई चीज़ें उन्होंने यूज़ करना शुरू की थी। वट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कुछ बड़े रिलीजियस डेवलपमेंट क्या थे जो इस पीरियड में हुए, यानी मेडिवल पीरियड में? दिस वाज द पीरियड व्हेन इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन डिफरेंट रिलीजन। पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फॉर सर्वाइवल, फॉर न्यू एग्रीकल्चर लैंड और फॉर ट्रेड एंड दे ब्रॉट देयर प्रैक्टिसेस विद देम। देखो, लोग क्या करने लगे थे? यात्राएं बढ़ गई थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने शुरू हो गए थे लोग। धर्म में भी बदलाव देखने को मिले थे। ठीक है, तो और अब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे? अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। इसमें वो क्या क्या करना था उनको? एग्रीकल्चरल काम करते थे या फिर व्यापार करते थे। और दिस वॉज द पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन हिंदुइज्म। ये वो समय भी था जब हिंदुइज्म में भी बदलाव आया। लाइक वर्शिप ऑफ द न्यू डाइटीज। अब वर्शिप होती थी नए नए देवी देवताओं की। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। और क्या हुआ? ब्राह्मण्स का भी इंपॉर्टेंस बढ़ता गया। एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। आइडिया जो भक्ति का था वो भी एमर्ज हुआ। वॉज द वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये एक मेजर डेवलपमेंट में से एक था कि भक्ति लोगों के अंदर बढ़ी, जिसमें कि लोग अपने अपने देवता को पूजना शुरू किए। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये वो समय भी था जब नए धर्मों का आगमन हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, जो व्यापारी थे और जो लोग माइग्रेंट होकर एक जगह से दूसरी जगह के लिए आए थे, फर्स्ट ब्रॉट द टेक्नोलॉजी टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू द इंडिया इन द 7th सेंचुरी। सब भारत में कुरान की टीचिंग के बारे में लोगों को कब पता चला? 7th सेंचुरी में। इन वॉट वे हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुइज्म चेंज ओवर द सेंचुरीज। किस तरह से हिंदुस्तान शब्द का मतलब बदला है सदियों से। ओवर द सेंचुरीज देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में कैसे बदलाव आया? टुडे हिंदुस्तान इज अंडरस्टूड एज इंडिया। हिंदुस्तान का द मॉडर्न नेशन स्टेट, एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है आज के समय में। ठीक है, इन द 13th सेंचुरी द टर्म इज यूज इन पोलिटिकल कंटेक्स्ट फॉर द लैंड्स अंडर द दिल्ली सल्तनत लाइक पंजाब, हरियाणा एंड एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना। और 13वीं शताब्दी में क्या था कि ये एक राजनीतिक टर्म थी जो किस चीज जगह के लिए इस्तेमाल होती थी? जहाँ दिल्ली के सुल्तानों का राज था, जैसे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का एरिया जो था। इन 16th सेंचुरी बाबर एंड आमिर खुसरो यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी,
कल्चर एंड फौना ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अमीर खुसरो और बाबर ने किस तरह से इस टर्म को यूज़ किया, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का भूगोल जो देखा उन्होंने, यहाँ की संस्कृति जो देखी उन्होंने, यहाँ के लोगों को देखा, तो ये सब देखने के बाद उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान बोला। हाउ वर द अफेयर्स ऑफ द जातीज रेगुलेटेड, जो जातियों के काम थे उनको कैसे रेगुलेट करते थे। व्हेन पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग फॉर लिविंग दे formed some groups on the basis of their background and occupation. They got some ranks in the society. These groups were known as jatis, and the affairs of the jatis were regulated by an assembly of elders known in some areas as the jati panchayat. क्या होता था कि जो लोग थे ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस लिए, काम के लिए जाते थे, काम के हिसाब से जाते थे, और उन्हें काम के हिसाब में से ही सोसाइटी में रैंक भी मिलते थे कि ये काम करते हैं तो इनकी ये जाति रहेगी। तो इनका जो देखभाल कैसे होता था कि जो असेंबली बनाते थे, ये ग्रुप होता था, जो बड़े लोग होते थे, जो बड़े बुजुर्ग होते थे, एक्सपीरियंस लोग होते थे, उसी जाति पंचायत के नाम से कहते थे, और वही इनका पूरा देख रेख करती थी। व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन, क्या मतलब है इस बात का, पैन रीजनल एम्पायर का। एज द नेम सजेस्ट, द टर्म पैन रीजनल एम्पायर इज अप्लाइड टू एन एम्पायर which stretches over many regions of the diverse culture, religion and geography. The Tughlaqs and the Mughal Empire are the good examples of the pan-regional empire. Empire क्या होता है, बहुत बड़ा किसी का राज्य, बहुत बड़ा किसी का किंगडम, उसे एम्पायर बोलते हैं। तो पैन रीजनल क्या बोलते हैं, क्या मतलब है इसका, ये वो एम्पायर हुआ जो कि अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, धर्म हैं और भूगोल है, इन सबको अंदर ले लेता है, इनको एक बना लेता है, इनके ऊपर रूल करता है, उसे हम पैन रीजनल एम्पायर बोलेंगे। बहुत सारे कल्चरल यूनिट्स को जोड़ने वाला एम्पायर। जो तुगलक्स और मुगल थे उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने बहुत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बहुत सारी जगहों को जीता, तो सब कल्चरली अलग थे। व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियन फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट, क्या मुश्किलें आती होंगी उनको, है ना। कभी होमवर्क की एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी चैप्टर में। वाइल यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट हिस्टोरियन फेस नंबर ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उनको, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन विद हैंड एंड एज अ रिजल्ट देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू कॉपीज। द स्क्राइब्स हु कॉपीड these them introduce changes with their own interpretation। देखो, इंटरप्रिटेशन किसी चीज़ को समझने का अपना अपना एक तरीका होता है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। इस वजह से अलग अलग लोगों ने, जो भी लेखक थे, जिन्होंने भी लिखा, जिन्होंने भी इनको पढ़ा, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा और उन्हें समझ के लिखा, उन सबके विचार अलग थे। इससे क्या हुआ, चेंजेस आती गई एक शब्द के अर्थ में, एक शब्द के धारणा में। पोअर हैंड राइटिंग, कभी कभी ऐसा होता है, एज द किसी की हैंड राइटिंग खराब हो तो वो समझने में भी दिक्कत हो सकती है। एज द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन विद द हैंड एंड एज अ रिजल्ट देयर वर चांसेस ऑफ एरर वाइल कॉपिंग दीज स्क्रिप्ट्स। ऐसा होता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाथ से लिखा गया, तो हो सकता है कि कभी कॉपी करते हुए इनको देख के लिखने में जो है लिखने वाले की गलती हो सकती है ना। कॉपिंग एरर्स, कॉपिंग स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस विच ग्रू ओवर द सेंचुरीज। जैसे कॉपी होता था ना एक स्क्रिप्ट का, तो उसमें बदलाव भी आते थे, शब्दों का बदलाव आता था, कभी पढ़ने में दिक्कत होती थी, कभी समझने में दिक्कत होती थी, तो अपने हिसाब से लिख देता था आगे वाला। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। इसका ये रिजल्ट होता था कि जो हिस्टोरियंस थे उनको बार बार अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती थी एक ही कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि समझ में आए कि ओरिजिनली क्या लिखा होगा उसमें। Confusion, different versions of manuscript lead to the confusion and it becomes a challenge to decide the chronological order of their release। अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। इससे क्या होता है, दुविधा आ जाती है किसी भी लेखक को, किसी भी हिस्टोरियन को, इतिहासकार को समझने में कि कौन सा पहले लिखी गई थी, कौन से बाद में लिखी गई थी, और किस में ओरिजिनल शब्द होंगे, किस में बदलाव आया होगा। हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इंटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। कैसे एक हिस्टोरियन जो है, इतिहासकार हैं, जो पास्ट है उसको अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम रहती होगी इसमें, इसे डिवाइड करने में। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। तो जो हमारे जो अपने ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। किसके बेस पे, धर्म के बेस पे, जैसे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर। अब देखो, धर्म पहले हिंदू राजा, मतलब जो बेसिक पहले शुरुआत में राजा थे, फिर उसके बाद जो इस्लाम आया, मुस्लिम राजा आए, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया इसको। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट देयर वर नो अदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस। ये डिवीजन इस आइडिया पे बेस्ड थी कि कोई भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंजेस नहीं आए थे। किसमें, इकोनॉमी में, यानी अर्थव्यवस्था में, सोसाइटी में, समाज में और कल्चर में, संस्कृति में कोई भी बदलाव नहीं आए थे। ऐसा था ऐसा नहीं था। तो ये एक गलत इंटरप्रिटेशन है। बट टुडे मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स व्हिच कैरेक्टराइज देम। मगर आज के समय में क्या होता है कि जो इतिहासकार हैं, जो हिस्ट्री को डिवाइड कैसे करते हैं,
अर्थव्यवस्था के हिसाब से, अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए उस हिसाब से, समाज में जो बदलाव आए उस हिसाब से। इन डूइंग सो दे आर फेस्ड विद प्रॉब्लम्स, क्या क्या मुश्किलें आती हैं उनको। इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कीप टेकिंग प्लेस, हेंस डेफिनेट बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन। देखो, इकोनॉमिक एंड सोशल जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी और समाज से जुड़ी बदलाव जो है आते ही रहते हैं, इसीलिए कोई बाउंड्री नहीं ड्रॉ कर सकता इंसान की, ये मॉडर्न सोसाइटी होगी और ये मेडिवल होगी, यहाँ से बिल्कुल लाइन लगा के हम बोल सकते हैं। दीज पीरियड्स आर कंपेयर्ड विद मोडर्निटी, इन जो समय काल हैं हम इनको कैसे कंपेयर करते हैं, किससे, मॉडर्निटी में, कि कितना कितना नयापन आया है इनमें, कितनी नवीनता है इनमें। मॉडर्निटी गिव्स अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस, मॉडर्निटी का मतलब होता है कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट देयर वाज नो प्रोग्रेस बिफोर, इसका मतलब ये होता है कि पहले कोई भी तरक्की नहीं हुई थी, तो ये तो एक गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो अगर राजाओं के बेस पे हम या फिर धर्म के बेस पे डिवीजन कर देते हैं किसी भी इतिहास कालखंड का, तो इससे क्या होगा कि वहाँ की जो डाइवर्सिटी विभिन्नताएं हैं वो तो इग्नोर हो गई, उनका तो पता ही नहीं चला, खाली राजा से थोड़ी ना राज्य चलेगा। कंपेयर ईदर मैप 1 और मैप 2 विद द प्रेजेंट डे मैप ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, लिस्टिंग एज मेनी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एज यू कैन फाइंड। देखो, ये वो क्वेश्चन है जिसको आपको खुद से करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैप 1 और मैप 2 में अगर आपके अपने अपने हिसाब से लिखते हो, आपने क्या सिमिलैरिटीज देखी दो मैप्स में और क्या डिफरेंस देखा, तभी पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया है, इसलिए ये आपके लिए छोड़ा है। फाइंड आउट वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन योर विलेज और सिटी, हु राइट्स दीज रिकॉर्ड्स, इज देयर एन आर्चिव, हु मैनेजेस इट, व्हाट काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड देयर, हु आर द पीपल हु यूज इट। देखो, आपको क्या करना है, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में आप लोग रहते हैं, आपको देखना है वहाँ पे क्या कोई रिकॉर्ड रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। देखो, अगर कोई शहर में होगा, कहीं ना कहीं कोई लाइब्रेरी होगी, कहीं ना कोई आर्चिव होगा, आपको सर्च करना है, देखना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है, ये है तो इस आर्चिव का नाम ये है, ठीक है, और कौन मैनेज करता है उसके बारे में भी देना है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में इन 2 क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड देयर, और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं वहाँ पे, ये भी रिसर्च करके लिखना। हु आर द पीपल हु यूज इट, और कौन लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को, ये भी पता करना है आपको। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है, क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए वेरी करेगा, डिफरेंस रहेगा इसमें। तो ये था हमारा एक्सरसाइज वर्क इस चैप्टर के लिए। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।